दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक आचार्य की लिखी कहानी सीताफल के बीज। करीब 35 साल बाद आया हूं मैं यहाँ अपने गांव रामपायली में। एक सौदे के लिए आना पड़ा है मुझको। सौदा हमारे खेत का, जिसको पिताजी ने पाई पाई जोड़ कर खरीदा था। करीब 8 एकड़ में फैला हमारा खेत, जो बिल्कुल वैनगंगा नदी के पास से सटा है। खेत के दूसरे छोर पर वो रास्ता है जो मेरे स्कूल और घर को जोड़ता है। कई साल बीत गए हमें इस गांव से विदा लिए हुए, और अब खेत की देखभाल के लिए यहाँ कोई है भी नहीं। इसलिए माँ, भाई और मैंने इसे बेचने का मन बना लिया है। आखिर खेत की देखरेख हम करते भी तो कैसे? अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर में आकर जो बस गए हैं। मेरी बचपन वाली पढ़ाई यहीं इसी गांव में हुई थी। पिताजी बताते थे कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान इसी गांव में अपने कदम रखे थे और फिर यहीं से आगे दक्षिण की ओर चल दिए थे। बस तभी से इसको रामपायली कहा जाने लगा। आज दिन भर में मैं पूरा रामपायली घूम लेना चाहता हूं, क्योंकि शाम को मेरे खेत का सौदा होना है और फिर शायद मुझे यहां दोबारा आने का मौका ही न मिले, क्योंकि फिर गांव में हमारा कुछ बचेगा ही कहां। इसलिए समय बचाते हुए मैं गांव के उस रास्ते की ओर चल दिया जहां हमारा घर हुआ करता था। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया ना। देखते ही देखते 35 बरस बीत गए। वैनगंगा नदी का पाट संकरा हो गया है और नदी के किनारे पीपल के पेड़ से लगा हनुमान मंदिर काफी चमक दमक वाला। तब महज 800 लोगों की बस्ती हुआ करता था रामपायली, लेकिन अब एक बड़े गांव में तब्दील हो गया है। गांव में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। यहाँ सड़कें अब पक्की जरूर बन गई हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने जैसे आज भी वही धूल भरी पगडंडियां और फर्राटे से दौड़ती बैलगाड़ियां ही नजर आ रही हैं। इन्हीं रास्तों पर मैं और मेरे दोस्त स्कूल से लौटते हुए भागती बैलगाड़ी के पीछे दौड़ लगाते और फिर धूल भरे कपड़ों के साथ घर पहुंचते थे। माँ कितना धमकाती थी तब। कहती थी, आने दो पिताजी को, आज तुम्हारी खैर नहीं है। बचपन की वो सारी यादें मेरे जहन में ताज़ा हो रही थीं, और यादों के उस जीपीएस के सहारे मैं हर उस जगह की तलाश में था जहां पहुंचकर एक बार फिर मैं अपना बचपन टटोलना चाहता था। मेरा घर गांव के एक छोर पर था, शारदा निवास। यही नाम रखा था घर का पिताजी ने, जिसे घर की बाहरी कच्ची दीवार पर एक दिन बड़े इत्मीनान से बैठकर उकेरा था। घर की कच्ची दीवारों के बाहर उकेरे गए वो नाम तब ऐसे लगते जैसे बुजुर्गों को चौखट पर बैठा दिया गया हो, लेकिन अब वो मिट्टी वाली चौखटें शायद मिट्टी में ही मिल गई थीं। तभी तो यहाँ कच्चे घर नहीं थे, कॉलोनी में बने पक्के घर नजर आ रहे थे। शारदा निवास का ख्याल आते ही मैं खो गया अतीत के उन गलियारों में, जब पिताजी कसकर आवाज लगाते थे। कहते, अरे जल्दी स्कूल के लिए निकलो, देर हो रही है तुमको। हर दिन का यही रोना है, आलसी कहीं के। उनकी फटकार मुझे लगभग रोज ही सुनने को मिलती। फिर भी देरी की आदत नहीं सुधरी। आज भी तो देर कर गया। पूरे 35 साल देर से आया। यहाँ इन पक्के घरों के बीच मुझे अपने कच्चे घर की कोई निशानी नहीं दिखाई दी। इसलिए उन पक्के घरों से कुछ आगे चल दिया, 2 किलोमीटर आगे, वहां जहां मेरे बचपन का स्कूल है। स्कूल के बाहर खेलते कूदते बच्चे, बिल्कुल वही खाकी पैंट और सफेद शर्ट। यही ड्रेस तो तब भी थी जब हम यहाँ पढ़ा करते थे। मैंने मन ही मन कहा। अब इससे पहले कि एक बार फिर से बचपन की कोई याद मुझे पीछे घसीटती, दूर खड़े चौकीदार ने आवाज लगाते हुए कदम मेरी तरफ बढ़ाए। किससे मिलना है भाई? चौकीदार ने नजदीक आकर पूछा। मैं कुछ पल शांत रहा। मन में आया, बोल दूं, मेरा पुराना वक्त मिलेगा क्या? फिर बोला, नहीं, कभी यहीं इसी स्कूल में पढ़ता था मैं। आज यहां से गुजरा तो सोचा देखा हूं। हाँ, आइए ना, अंदर चलिए। कहता हुआ वो मुझको प्रिंसिपल ऑफिस में ले गया। प्रिंसिपल ऑफिस से यहाँ वहाँ की बातें करते हुए मैंने पूछ ही लिया, सर अब कहाँ होंगे उस ज़माने के रिकॉर्ड्स जब हम पढ़ा करते थे? प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, कब की थी आपने यहाँ पढ़ाई? मैंने कहा 1980 से 82, और फिर कुछ ही देर में 1982 का रजिस्टर मेरे हाथ में था।
रजिस्टर पर मेरा नाम देखकर मुझे स्कूल में बिताया एक एक पल, वो शोरगुल, वो दोस्त यार, वो शुक्ला सर की चोटी, उनकी पिटाई, सब कुछ याद आने लगा। और वो भी जब पिताजी हमको साइकिल से स्कूल छोड़ने आते थे। और हाँ, उनके स्कूल तक साथ आने का मतलब था रास्ते में संतरे वाली टॉफी का मिलना। मैं मुस्कुरा दिया। इन यादों के साथ आज एक बार फिर उस टॉफी की मिठास जो महसूस हो रही थी मुझे। बचपन की एक घटना को याद करना यानी कई घटनाओं को घसीट लाने जैसा होता है। अब स्कूल की दीवारें नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर कलम चलाते मेरे दोस्त बार बार आंखों के सामने आ रहे हैं। तब माँ कपड़े और चिंदियों से गेंद बना कर दिया करती थी और हम इसी प्रांगण में गदा पिटाई खेलते। एक के बाद एक सब याद आ रहा था कि तभी अचानक लयबद्ध तरीके से मुझे बच्चों की गुनगुनाहट सुनाई दी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6। बच्चों से यूं 12 खड़ी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे सीताफल और जामुन वाली बात याद आ गई। उन दिनों जैसे ही साइकिल की घंटी बजती, हम दोनों भाई भागते हुए बाहर जाते। अरे वाह भैया, जल्दी आओ, देखो पापा सीताफल और जामुन लाए। साइकिल के हैंडल में टंगा छोटा सा झोला हमारी खुशियों का पिटारा होता था। सुनो, फल शौक से खाओ, लेकिन बीज कचरा पेटी में नहीं फेंकना, पिताजी कहते और अगली सुबह घर के पिछवाड़े वाले पत्थर पर उन बीजों की धुलाई करते। जैसे ही सुबह 8 बजे दोनों भाई स्कूल चलने को तैयार होते तो उन बीजों को हमारे हाथों में थमा दिया जाता। छुटको, एक एक करके इन बीजों को सड़क के दोनों किनारे फेंकते जाना, और हाँ, 12 खड़ी भी बोलते जाना, समझे? पिताजी कहते और फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6 जोर जोर से दोहराते हुए हम घर से निकल जाया करते। कुछ वक्त स्कूल में बिताकर मैं वापस अपने पुराने घर शारदा निवास को खोजने चल दिया। स्कूल से 100 मीटर की दूरी ही तय की थी मैंने कि तभी सड़क किनारे सीताफल के पेड़ से सटकर खड़े बच्चे ने मुझको आवाज लगाई। वो बच्चा वैसी ही ड्रेस, बैग, उसी तरह की शक्ल और बालों पर खूब सारा तेल पोते था, जिसमें मुझे बचपन वाला मैं ही दिख रहा था। अंकल मुझे सीताफल तोड़ दो ना, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। मैंने 3 फल तोड़कर दे दिए और उसके सर पे हाथ फेर कर आगे चलने को हुआ तो अचानक मेरे पैर थम गए। अचानक ख्याल आया कि क्या ये वही रास्ता है जिस पे हम दोनों भाई पैदल घर से स्कूल आया जाया करते थे? इस रास्ते में बड़े बड़े जामुन के पेड़ हैं और सीताफल के पेड़ भी खूब हैं। कहीं ये पेड़ उन बीजों से ही तैयार तो नहीं है? मैं सोचने लगा और फिर अचानक पिताजी के शब्द कान में गूंज उठे। अरे छुटको, ये बीज तो लेते जाओ। और उस गूंजती आवाज से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजीब सी खुशी होने लगी थी मुझे इन जामुनों और सीताफलों के पेड़ देखकर। मैं आगे चल दिया। शारदा निवास, अपना पुराना घर खोजना था। अपने पुराने मोहल्ले की तरफ चलते हुए बाईं तरफ नदी के पाट के करीब राम मंदिर देखते ही मुझे कुरैशी अंकल की याद आ गई। कुरैशी अंकल तब हम सब के साथ अक्सर मंदिर जाया करते थे, साथ पूजा करते थे और फिर मंदिर से सटी मस्जिद में जाकर इबादत भी करते थे। हम सब लोग भी अक्सर उनके साथ मस्जिद जाते। मुझे याद है मंदिर प्रांगण में एक बार कबड्डी प्रतियोगिता में जब कुरैशी अंकल ने जैसे ही पिताजी को पटखनी दी थी, दूर खड़ा मैं चीख चीख के रोने लगा था। अंकल कबड्डी के मैदान से भागते हुए मेरे पास आए और बोले, बेटा अब तुमने रो दिया है तो पक्का अब तुम्हारे पापा मेरी पिटाई करेंगे, देख लो। और फिर पिताजी से कुरैशी अंकल ने साठ गांठ करके मुझे खुश करने के लिए 3 बार पटखनी खाई। कुरैशी अंकल के घर से ही सटा था हमारा घर। अंकल के छोटे बेटे वसीम के साथ मेरी खूब जमती थी। रास्ते पर एक छोटी सी चाय की दुकान से कुरैशी अंकल के घर का पता मिला। किसी ने बताया, अरे वो चबूतरा बना है ना आम के पेड़ वाला, जलतरंग कॉलोनी में, ठीक उसी से सट के है कुरैशी जी का घर। कुरैशी अंकल के बाजू में तो हुआ करता था हमारा घर। राहंग डाले अंकल, वर्मा जी और नाथूराम भैया सब वहीं रहते थे। मैं मन में खुद से बातें करते हुए आगे चल पड़ा। कैसे दिखते होंगे अब कुरैशी अंकल? क्या पिताजी की कोई पुरानी याद या निशानी मिलेगी वहां?
सोचता हुआ मैं जल तरंग कॉलोनी के नज़दीक वहाँ पहुँचा जहाँ एक बड़ा सा जामुन का पेड़ दिखाई दिया। जामुन के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ भी था। कुछ बच्चे आम के पेड़ से सटकर घेरा बनाकर गोल गोल रानी इत्ता इत्ता पानी गाते हुए खेल रहे थे। इसी आम के पेड़ के ठीक नीचे बना हुआ था वो चबूतरा। चाय की दुकान पर किसी ने बोला था कि कुरैशी अंकल का घर इसी चबूतरे से सटकर है, यानी मेरा घर भी यहीं कहीं हुआ करता था। मेरी आंखें चारों दिशाओं में घूमने लगीं। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी छटपटाहट को मैं आसानी से महसूस कर रहा था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, एक बुजुर्ग ने आवाज दी, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? क्या कुरैशी अंकल का घर यही है? मैंने पूछा। हाँ बोलो, मैं ही हूँ कुरैशी, वो बुजुर्ग बोले। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उनके पैर छू लिए। फिर अपने बारे में बताकर मैंने अपनी सारी यादों का पिटारा खोल दिया। अंकल ने मुझे साथ में घर के अंदर चलने को कहा। उनसे बात करना ऐसा लग रहा था जैसे कई मील पैदल चलने के बाद किसी बूढ़े बरगद की छांव मिल गई हो। अंकल से बातचीत कर ही रहा था कि इतने में हमारे खेत का सौदा करने वाले का फ़ोन आया। वो रामपायली पहुंच चुका था। खेत बेचने की बात मैंने अंकल से अब तक कही नहीं थी। अंकल से बात करते करते मैं अंकल के जवानी वाले चेहरे को याद करता तो कभी वसीम को। समय की सुइयां तेज दौड़ रही थीं। इतने में अंकल बोले, तुम्हारी आंटी को गुजरे 5 साल बीत गए। वसीम अमेरिका में है और बिटिया का ब्याह नागपुर में हो चुका है। खाना बनाने के लिए बच्चों ने कुक की व्यवस्था भी करवा दी है। आंटी को तो जब दफन किया तो पहुंच भी नहीं पाया था वसीम। अंकल बड़ी उदासी से बोले, अमेरिका है अमेरिका, बाजू का कोई गांव थोड़े है जो फट से आ जाए। अब तो बेटा मेरी आंखें भी थकने लगी हैं इंतजार में, अंकल बोले। फिर थोड़ी गहरी सांस ली उन्होंने और कहा, अब तो बस रोज शाम होते ही आम के चबूतरे पे बैठ के पुरानी बातें याद करता हूँ। जिंदगी गुजर रही है। देखते ही देखते शाम हो चली थी और इस बीच 3 बार वो खरीदार फोन पे घंटी दे चुका था। मैं अंकल की उस पुरानी खाट से उठ खड़ा हुआ। 1-2 दिन रुकते तो मुझे अच्छा लगता बेटे, बड़ी नरम आवाज में अंकल बोले। जी अंकल, लेकिन मुझे जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है। इतना बोलकर मैं बाहर वाले किवाड़ की तरफ मुड़ा। अरे बेटा, ये मुरब्बा तो लेते जाओ, अपनी माँ को दे देना, उन्हें बहुत खुशी होगी। मुरब्बा उसी पेड़ के आमों से बना है जो तुम्हारे पिताजी लगाए थे। अरे वही चबूतरे वाला आम का पेड़। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। तो ये आम का पेड़ ही पिताजी की निशानी है। मन ही मन में मैं बहुत खुश हो गया, जैसे पिताजी के हाथ की लगाई ये निशानी क्या मिली, पिताजी ही मिल गए हों। सुनो बेटा, ये सीताफल भी ले जाओ, खूब पेड़ है तुम्हारे स्कूल वाले रास्ते में, वहीं से तुड़वाया था 2 दिन पहले, अंकल बताने लगे। मैं मुस्कुरा दिया। हाँ अंकल, सच कहा आपने, काफ़ी है यहाँ सीताफल। एक बार मैं मन में खुद से बात करने लगा। गांव कितना बदल गया, सूरत भी बदल गई, लेकिन कुछ निशानियां अब तक जस की तस हैं। मैं कमरे से बाहर आ गया और उस पेड़ के आगे देर तक खड़ा कुछ सोचता रहा। मैं उस आम के पेड़ को गहराई से तकते रहा। न जाने क्या सोच ही रहा था कि अंकल पीछे से आए और मेरे हाथ में रखे सीताफलों की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटा इन सीताफल के बीजों को फेंकना नहीं, इनको रोप जरूर देना, ये भी निशानी है तुम्हारे पिताजी की। जी अंकल, मैंने कहा और उनके पांव छुए। आशीर्वाद लेकर थोड़ा और आगे बढ़ा और आम के उस चबूतरे पर माथा टेक दिया। पेड़ के धड़ से चिपक गया। अपनी पूरी बाहें फैलाए मैं देर तक उससे चिपका रहा। मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। मेरा रोम रोम अतीत की जड़ों को पकड़े खड़ा था। खुद को संभालने की खूब कोशिश की मैंने, लेकिन फिर आखिरकार अतीत की वो यादें आंखों से झर झर कर बरसने ही लगी। मैं रो पड़ा। मेरी आंखें मेरे आंसुओं को थाम ही नहीं पा रही थी। अंकल मेरे करीब आए और मुझे गले लगा लिया। धीरे से बोले, नहीं बेटा नहीं,
आज वो जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। जब तुम्हारे पिताजी ने इसको लगाया होगा तो ये जरूर सोचा होगा कि मेरे बच्चे बड़े होके इसके फल खाएंगे। और देखो आज तुम। अंकल का एक एक शब्द मुझे पिताजी की याद दिला रहा था। फिर पता नहीं कितने सारे सवाल दिमाग में उथल पुथल करने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिताजी को गुजरे आज 21 साल हो गए और मुझे आज महसूस हो रहा था कि वो मेरे साथ ही हैं। अंकल मेरे सर पर हाथ फेरते रहे। मैं वहीं उसी आम के चबूतरे के पाट पर बैठ गया। सोच रहा था, सच में आज पिताजी हर पल साथ ही तो रहे मेरे। तब भी जब उन्होंने डांट कर मुझे स्कूल जाने को कहा, तब भी जब रास्ते में उस बच्चे ने सीताफल तोड़कर देने को कहा, और तब भी जब आम के पेड़ को मैंने अपनी बाहों में समेट लिया। आज सालों बाद भीतर से मुस्कुराने की फिर से वजह दी थी पिताजी ने। सीताफल, जामुन और आम ने, और मेरे पास रखे सीताफल के इन बीजों ने भी। झंझनाती रिंगटोन ने मेरे इन मीठे पलों को जैसे खट्टा कर दिया। फोन के स्क्रीन पर उसी एजेंट का नंबर दिख रहा था जो रामपायली आ चुका था। एक के बाद एक 4 बार फोन बजता रहा। मैंने एक बार कुरैशी अंकल की तरफ देखा, फिर इस आम के पेड़ को, और आखिर में अपने हाथ में रखे सीताफलों को। और फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे अपना फोन स्विच ऑफ करना है। बस इतनी सी थी ये कहानी।